नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का बिहार विशेष की श्रृंखला में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस समय हम प्राचीन इतिहास बिहार विशेष के विशेष संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं और यह श्रृंखला बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा बिहार दरोगा व अन्य सभी एग्जाम जो बिहार में होते हैं तथा बिहार विशेष से में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोग ने पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग वैदिक काल को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक काल क्यों कहते हैं इसे सबसे पहले इसी बात पे जान लें दोस्तों, क्योंकि इन इतिहास के अध्ययन का जो स्रोत है या इस काल के इतिहास के अध्ययन का जो आधार है, चूँकि वह वेद है। क्या है? वेद है। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? हम वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल का समय दोस्तों लगभग जो है 1000 वर्ष है, या हम कह सकते हैं 900 वर्ष। 1500 से लेकर के 600 BC के समय को वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और हम इसको अध्ययन के लिए वैदिक काल को पुनः 2 भागों में बांट लेते हैं। एक ऋग वैदिक काल जिसका हम 1500 से लेकर के 1000 BC मानते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC से लेकर के 600 BC माना जाता है। अब इन दोनों के डिवीजन का आधार क्या है? चूँकि ऋग्वैदिक काल का अध्ययन हम ऋग्वेद के आधार पर करते हैं, जिसका लेखन कार्य जो है दोस्तों माना जाता है 1400 से लेकर के 1500 BC के आसपास किया गया था। तथा कुछ सामाजिक आधार ऐसे थे जिनका बाद में उत्तर वैदिक काल में हमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल कहने का अर्थात 1000 BC तक आते आते हमें उन चीज़ों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है जिसके कारण इतिहासविद इसको 2 भागों में बांट देते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल समझना चाहें कि ऋग्वैदिक काल कैसे था, तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 1500 से 1600 BC में जो है आर्यों का प्रवेश भारत में होता है। और आर्य कहाँ से आते हैं दोस्तों? तो मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं। किस रास्ते से? तो पश्चिम उत्तर भारत से प्रवेश करते हैं और उनका सामना सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों से होता है। और चूँकि जो आर्य थे यह जो है युद्ध कौशल में निपुण थे, जिसके कारण इन्होंने सिंधु सभ्यता के लोगों को पराजित कर दिया तथा पर यहाँ के क्षेत्रों पर अपना स्थान या अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब जब ये आर्य आए तो दरअसल में आर्य छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और यह जब बसना शुरू किए 1600 BC के आसपास, तो यह कबीले के रूप में ही रहते थे। जो छोटे छोटे कबीले होते थे, इन कबीलों के प्रमुख जो होता था मुखिया होता था या सरदार होता था, और वही शासन करता था। लेकिन जैसे जैसे बीतता गया समय, यह कबीले ही मिल करके, जैसे इतने सारे कबीले थे, इन सभी कबीलों ने ही मिल करके इनका क्या रूप ले लिया? जनपद का रूप ले लिया। क्योंकि इन कबीलों को जो है आर्याई भाषा में जैसे कि हम कबीला कहते हैं, यह कबीला बाद का समय है, उस बाद का शब्द है। जो कबीला उस समय, उस कबीले को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और इन्हीं जन के समूहों को क्या कहा जाने लगा? जनपद कहा जाने लगा। और आगे हम जब चलेंगे तो यही जनपद आगे मिल करके महाजनपद का रूप ले लेंगे, जिसे हम 600 BC के आसपास देखते हैं, और इस समय को हम महाजनपद काल कहते हैं। यह सब इस समय आपके बारे में जानकारी होगी। ऋग्वैदिक काल की हम बात करें समाज कैसे था दोस्तों, तो समाज की स्थिति ठीक थी, महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लोग जो है धर्मावलंबी थे, धर्म को मानते थे, लोग कृषि करते थे तथा वो मतलब प्रकृति को पूजा करते थे। वह प्रकृति में जो कुछ देखते थे उसे देवता मान लेते थे, चाहे वह सूर्य हो या वर्षा के देवता इंद्र हो। पानी को लोग जल के रूप में पूजते थे और आग को अग्निदेव के रूप में इत्यादि सभी का पूजन किया जाता था। तथा इस समाज का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? कबीलाओं के सरदार या जन के मुखिया के द्वारा इसका शासन किया जाता था। समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं दिखाई देती है और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये तो हो गया हमारा ऋग्वेद का समाज। अब थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि चूंकि आर्यों की हम बात बार बार कर रहे हैं, तो आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। इसमें ज़्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे। ऋग्वेद की थोड़ी सी बातें और जान लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 10,000 से ज़्यादा ऋचाएँ यानी मंत्र उल्लेखित हैं।
जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। सोम का वर्णन 9वें मंडल में दिखाई पड़ता है। तथा एक प्रश्न कई बार पूछा लिया जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की हमें झलक दिखाई पड़ता है या वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों वह 10वें मंडल में लिखा गया है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि वर्णों का जो है, जैसे कि जो ब्राह्मण थे वह ब्रह्मा के जिह्वा, जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा के जो है वाजु, तथा जो वैश्य थे वो उनकी जांघ, तथा जो शूद्र थे उनके पैर की धूलियों से पैदा हुए थे या उत्पन्न हुए थे। ऐसा हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखाई पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा, ऋग्वेद का 3रे से लेकर के 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, तथा इसमें 1, 2, 8वां, 9वां व 10वां ये सारे मंडल इसमें बाद में जोड़े गए थे। अब हम आगे चलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल तो आप सभी जानते हैं कि वेद कितने हैं, हमारे 4 हैं, जिसमें कौन कौन सा है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। ठीक, तो क्योंकि जो बाकी 3 वेद थे इनकी रचना जो है 1000 BC से लेकर के 600 BC के मध्य किया गया है। और आपको बता दें कि ज़्यादातर वेदों का जो लेखन कार्य किया गया है वह मिथिलांचल के क्षेत्र में किया गया है, जो बिहार का ही एक भाग माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल की समाज की बात करें तो यह समाज थोड़ा जटिल हो चुका था। यहाँ महिलाओं की स्थितियों में गिरावट देखी गई, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति छीन ली गई, तथा उनको सीमित कर दिया गया, घर तक ही रहने दिया गया, तथा कई सारी जातियाँ जैसे कि शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्णों में विभाजित होने लगा, तथा उपजातियों का भी उदय हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देने लगता है। और बाकी 3 वेद जो लिखे गए थे वह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। किस क्षेत्र में लिखे गए थे, मिथिलांचल में लिखे गए थे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम वैदिक काल को बिहार के विशेष संदर्भ में देख लें, क्योंकि इस टाइम हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं या बिहार विशेष का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम पहली बात जान लें कि उत्तर वैदिक काल में बिहार का आर्यीकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी बिहार में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तो किस काल में, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कहते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए 1000 से लेकर के 600 BC तक। और हम आगे बात करें तो बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है, तथा वेदों में सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मगध का उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों। ठीक, अब बिहार के क्षेत्र को जो है कीकट कहा जाता था, तथा वहाँ वासियों को व्रात्य कहा जाता था। व्रात्य का अर्थ दोस्तों पापी होता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता था? पापी का अर्थ यहाँ कोई मतलब बहुत बुरा मत समझिए। जहाँ तक आर्य थे या जहाँ पर आर्य रहते थे, चूँकि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और आर्य के अलावा जितनी भी जातियाँ भारत में थी वह उन लोगों को पापी या जो है कहा जाते थे, अशुद्ध कह के पुकारते थे। और अपने एक वैश्यवानर की कथा सुनी होगी कि एक गुरु के साथ साथ वैश्यवानर आगे आगे तक जाते हैं, जो सिंधु से लेकर के सदा नीरा, जो आज समय में जिस नदी का नाम गंडक है उसी नदी का नाम वैदिक काल में सदा नीरा हुआ करता था। सदा नीरा तक आते हैं और वहाँ तक के समस्त क्षेत्र का आर्यीकरण हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक के रहने योग्य हो जाता है। सभी वनस्पतियों को जला करके राख करते मैदान साफ हो जाता है, जिससे मैदानी भाग का उत्पत्ति होता है। ऐसे हमें कथा दिखाई पड़ती है। अब क्योंकि वो सदा नीरा वो पार नहीं कर पाए थे, वो बिहार पता है गंडक के बाद ही शुरू होता है, या बिहार का मुख्य भाग जो है गंडक के इधर ही है। तो इस कारण इस क्षेत्र को कीकट तथा यहाँ के वासियों को व्रात्य कहा जाता था। आर्य सर्वप्रथम मिथिलांचल में आकर बसे। मिथिलांचल का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कौन सा क्षेत्र है। और हम बात करें तो ऐत्रेय तथा तैत्रेय ब्राह्मण में मगध के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, तथा रामायण व मलद में रामायण में मलद व करुण शब्द का प्रयोग बक्सर के लिए किया गया है।
अब इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पूछ ले जो बिहार स्पेशल या बिहार बीपीएससी में पूछा गया है। तो इससे सबसे पहले पूछ लिया गया था कि बिहार में आर्यों का प्रवेश कब हुआ दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में होता है। बिहार का उल्लेख सबसे प्रथम कहाँ पे हुआ था, तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। बिहार के वासियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो व्रात्य कहा जाता था। इन सभी टर्मों को याद रख लीजिएगा। और हमने आपको मुख्य रूप से वैदिक काल को ही समझाने का प्रयास किया। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे महाजनपद काल की। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हम 600 से लेकर के लगभग 321 BC तक के समय को अध्ययन करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।